सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं कामनी गढ़वाल, स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी, केंद्रीय विद्यालय देवगढ़ से आप सभी के समक्ष कक्षा 10वीं कृतिका भाग 2 का पाठ साना साना हाथ जोड़ी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए देखते हैं साना साना हाथ जोड़ी। मधु काकरिया जी इसकी लेखिका हैं। सबसे पहले हम मधु काकरिया जी के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। इनका जन्म 23 मार्च 1957 में हुआ था। ये आधुनिक काल से संबंध रखती हैं। इनकी जो विधाएं हैं, गद्य की विधाएं विभिन्न प्रकार की, वो हैं लेख, कहानियाँ, उपन्यास एवं यात्रा वृत्तांत। हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका, कथाकार, उपन्यासकार है। इनके यात्रा वृत्तांत बहुत ही सुंदर हैं। इनकी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता तथा समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं प्रमुख रही हैं। संस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा, नारी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। मधु काकरिया जी ने जो हमारे सामने यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किया है, साना साना हाथ जोड़ी, तो यह सिक्किम और गंगटोक जो सिक्किम की राजधानी है, वहाँ के विषय में यात्रा वर्णन जो है उनका यहाँ पर प्रस्तुत है। तो प्रारंभ में ही जैसा कि देख रहे हैं आप, गंगटोक के विषय में लेखिका जी बता रही हैं कि ऐसा लग रहा है उन्हें देखकर कि आसमान उल्टा पड़ा हो और तारे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि वाकई में रोशनी से नहाया हुआ है गंगटोक शहर, और लेखिका को ऐसा ही वह अनुभव करा रहा है। और इसके बाद उन्होंने नेपाली लड़की से प्रार्थना सीखी, जो हमारे पाठ का शीर्षक भी है, साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। यह प्रार्थना और इसी से प्रेरित होकर लेखिका ने इस यात्रा वृत्तांत का जो नाम है वह दिया है साना साना हाथ जोड़ी। कंचनजंगा, इसके पश्चात लेखिका ने बताया कि जहाँ पर वह एक होटल में कमरा लेकर रुकी हुई थी और चूँकि उन्हें गंगटोक की युमथांग की यात्रा करनी थी, तो सबसे पहला जो उन्होंने पढ़ा और जो सुन रखा था कंचनजंगा के विषय में, तो उसके विषय में बताया है कि कंचनजंगा को देखने के लिए वो बहुत ही उत्सुक थी और जैसे ही सुबह हुई तो वे तुरंत भागकर खिड़की की तरफ गई। पर वहाँ तो देखा कि आसमान तो साफ था, लेकिन कुछ बादल ज़रूर घिर रखे थे। और उन्होंने यह भी बताया कि वे पिछले वर्ष भी आई थी देखने के लिए, पर तब भी उन्हें कंचनजंगा के दर्शन नहीं हो पाए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंचनजंगा की ये जो चोटी है, ये जो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो ठीक सामने से पड़ रहा है। और किस प्रकार से जो कंचनजंगा है वो खूबसूरत सफ़ेद और हल्के से सुनहरे रंग की दिखाई दे रही है। लेखिका को सुबह युमथांग के लिए निकलना था। सुबह होते ही वे बालकनी के पास गईं। सुना था बालकनी से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखती है। आसमान में बादल थे। बादल होने के कारण चित्र में आप जैसा कि देख रहे हैं किस प्रकार से सूर्य का प्रकाश कंचनजंगा चोटी पर पड़ रहा है और वो कितनी खूबसूरत दिख रही है। तो इसी को देखने के लिए न जाने कितने पर्यटक वहाँ पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर जब उन्हें देखा कि बादल तो थे और आसमान साफ नहीं था, तो उनकी एक तो उम्मीद पर वहीं पानी फिर गया कि कंचनजंगा इस बार भी नहीं देख पाएंगी। कंचनजंगा तो नहीं देख पाई, पर उन्हें जब उन्होंने अपनी खिड़की से सामने देखा तो ढेरों रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए और ऐसा लगा जैसे कि वो फूलों के बाग में आ गई हैं। तो देख रहे हैं आप घाटियाँ, जो घाटी हैं
वहाँ की और किस प्रकार से ये फूलों से आच्छादित है, ढकी हुई है। पीले रंग के फूल, बैंगनी फूल, नारंगी फूल और न जाने कितने कितने रंगों के फूल उन्हें दिखाई दिए। उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। युमथांग जहाँ पर लेखिका को जाना था, उनका अगला पड़ाव था, जो गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर था। और उनके जो गाइड थे, ड्राइवर कम गाइड, अर्थात वो गाड़ी से चला के उन्हें ले भी जा रहे थे और जो परिचय भी दे रहे थे विभिन्न स्थानों का, तो उन्होंने बताया, जिनका नाम जितेंद्र नार्गे बताया है पाठ में, तो बताया कि रास्ते में फूलों से लदी वादियाँ और घाटियाँ मिलेंगी। इसी प्रकार की और जो भी लेखिका ने देखी तो वो उनका मन तो बहुत ही प्रसन्न हो गया। तो इसके पश्चात जैसा कि आप देखेंगे कि फिर आगे वो जब रास्ते में ऊबड़ खाबड़ रास्ते में थोड़ा सा हिचकोले लेती हुई गाड़ी के साथ जब वो चली आगे, तो आगे उन्हें दिखाई दिया कि रास्ते में मंत्र लिखी सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ मिली। देख रहे हैं जैसे कि आप चित्र में कितनी बड़ी बड़ी सफ़ेद रंग की बौद्ध पताकाएँ हैं। तो जितेंद्र जो उनका गाइड था, उन्होंने बताया कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर ये पताकाएँ फहराई जाती हैं। और विशेषता है कि इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार कोई भी कपड़ा अगर बाहर बंधा रहे तो वो हवा के झोंके, पानी और न जाने कितनी चीज़ों को, आपदाओं को झेलते धीरे धीरे करके फट जाता। तो सेम ऐसा ही इनके साथ होता है, बिल्कुल इसी प्रकार से। इसके पश्चात बताया उसने कि इसके विपरीत जब कुछ ऐसा काम होता है, नया काम प्रारंभ होने वाला होता है, तो सफ़ेद बौद्ध पताकाओं के स्थान पर रंगीन पताकाएं जो हैं वो फहराई जाती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसके पश्चात जब वो आगे की ओर बढ़ रहे थे तो जितेंद्र नार्गे ने बताया कि ये जो स्थान है इसे कवि लोंगस्टॉक कहा जाता है और यही वह जगह है जहाँ पर जो गाइड फिल्म है वहाँ की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है सिनेमा जगत की और प्रसिद्ध भी है, देवानंद जिसके नायक थे। और यहाँ पर एक ऐसा पत्थर भी है, लेप्चाचार और भूटिया, लेप्चा और भूटिया जो दो जातियाँ थीं, स्थानीय जातियाँ सिक्किम की, आपस में उनके संघर्ष चलते रहते थे। तो ये दोनों के जो वाद विवाद को समाप्त करते हुए जो उनकी शांति वार्ता हुई थी, जो संधि हुई थी, उस संधि पर हस्ताक्षर इसी स्थान पर हुए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पत्थर भी है जो इस संधि वार्ता की, शांति वार्ता की क्या करता है, याद दिलाता है। वो पत्थर स्मारक के रूप में है। आगे चल के उन्होंने देखा कि एक कुटिया में एक चक्र घूम रहा है, जिसे बताया उन्होंने जितेंद्र नार्गे ने कि ये धर्म चक्र अर्थात प्रेयर व्हील के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि इसको घुमाने से जो है वो सारे पाप हैं धुल जाते हैं। तो जब लेखिका ने ये देखा तो थोड़ा सा उन्हें आश्चर्य भी हुआ, क्या करके सोचने लगी और सोची कि पहाड़ हो या मैदान हो, जैसे पहाड़ी स्थान और ये मैदानी स्थान अलग, अर्थात अलग अलग स्थान। जैसे भारत में हम देख सकते हैं उत्तर और पूर्व में पहाड़ी स्थान बहुत मिलेंगे, उसके पश्चात हम नीचे आएंगे तो समतल हैं, मैदानी स्थान है। तो वो सोचने लगी कि कोई भी स्थान हो पूरे भारत में, इतनी वैज्ञानिक प्रगतियां हुई हैं, उसके बाद भी जो भारत की आत्मा है वहाँ पर लोगों की जो आस्था है, विश्वास है, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणा, ये सब चीज़ें एक सी हैं। इसलिए उन्हें पूरे भारत की आत्मा एक जैसी ही लगने लगी इस धर्म चक्र को देखकर। इसके बाद वो अब जब आगे को बढ़ते हैं तो तिस्ता नदी आप देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है। नदी एकदम चमक रही है, चांदी की तरह कौंध मार रही है ना, जैसे कि सूर्य का प्रकाश जब पड़ रहा है तो बिल्कुल चांदी की तरह इसकी चमक दिखाई दे रही है। पानी बिल्कुल एकदम उजला सा, जो स्वच्छ निर्मल जो जल है उस पर जब वो किरणें पड़ रही हैं तो बिल्कुल चांदी की तरह दिखाई दे रही है नदी। और सौंदर्य पराकाष्ठा पर था तिस्ता नदी का। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं और हरे हरे रंग की दिखाई दे रही हैं। इसके बाद आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, पतले पतले छोटे छोटे झरने दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें कहा जाता है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। तो कभी दूध की धार की तरह झरझर करते गिरते प्रपातों को और कभी गुलाबी पत्थरों के बीच उठलाकर बहती तिस्ता नदी
खूब ऊंचाई से गिरते फेन उगलते झरने के सामने जीप रुकी, और जिसे बोला गया है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। और चूंकि जो गाइड थे जितेंद्र नारगे, उनका तो काम ही ये था कि जितनी भी प्रमुख चीज़ें हैं उस स्थान की, चूँकि यात्रा पर आए थे सभी लोग, तो वो उन्हें साथ ही साथ बताते जा रहे थे। जब वहाँ पर वो सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल के नीचे बैठी, तो वहाँ पर क्योंकि लेखिका हैं और जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो तो प्रकृति में खो जाते हैं। और जब वो ऐसे स्थान पर आई हैं जहाँ पर सुबह हो, शाम हो, दिन रात हो, हर समय खूबसूरती ही बिखरी हुई थी, तो हर जगह पर उन्हें लगने लगता था कि यहाँ पर उन्हें रचना के लिए कुछ ना कुछ अवश्य मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी वो बैठकर सोचने लगी। नीचे नीचे जो भारी भरकम पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर थे, उस पर वो बैठी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस झरने का संगीत सुन रही हैं। उन्हें वो अपनी आत्मा का संगीत लगा। झरना उसे जीवन की अनंतता का प्रतीक लगा। कितना अनंत है जीवन, उसकी कोई अंत नहीं है। उसे अपने मन की सारी तामसिकताएं उस निर्मल जल धारा में बह जाती सी प्रतीत हुई। उन्हें ऐसा लगा कि मेरी जितनी भी तामसिकताएं अर्थात जो बुरी इच्छाएं होती हैं, तमस से जो उत्पन्न होती हैं, वो लग रहा था कि आज इस निर्मल जल धारा में वो समस्त जो बुरी इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, वो धुल जाएंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं तिस्ता नदी किस प्रकार से पहाड़ों के बीच से बह रही है, किस तरह से अलग अलग जगह पर विभाजित होकर जा रही है। आगे जब वो रास्ता चल रही थी तो देखा उन्होंने कहीं पर उनको पथरीला रास्ता दिखाई दिया, पत्थर ही पत्थर, ये देख सकते हैं आप, है ना। कहीं पर उन्हें हरियाली, देखिए कितनी हरियाली, घाटियाँ पूरी फूल लगे हुए हैं। कहीं पर देखिए जलेबी की तरह घुमावदार रास्ते पूरे गोल गोल घूमे हुए हैं, और कहीं तो हल्का पीला रंग, देख सकते हैं आप किस प्रकार से हल्का पीला रंग उन्हें रास्ते में दिखाई चलते समय दिखाई दिया। और चूंकि जब उन्होंने बताया था प्रारंभ में ही कि आसमान तो साफ था, लेकिन फिर भी बादल थे, तो पूरी तरह साफ नहीं था, धुंधली सी चादर थी वातावरण में। और जब वह चादर हटी तो दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़, जिनके बीच जन्नत बिखरी पड़ी थी। तो दोनों दिशाओं से पहाड़, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी पहाड़, तो बीचों बीच उनका जो रास्ता है वो जा रहा था। तो उनको लग रहा था कि जाने कहाँ से जन्नत, इतनी खूबसूरती, जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बिखरी हुई है। झरने हैं, पर्वत हैं, झरने, फूल, घाटियाँ, वादियाँ, और ना जाने कितने दुर्लभ नज़ारे लेखिका को कहीं बहुत गहरे अपने आप से जोड़ रहे थे। लेखिका हैं, लेखन कार्य में जिसकी रुचि होती है वो प्रकृति से अपने आप उसका लगाव हो जाता है, वह जुड़ जाता है। उन्हें लग रहा था कि उनकी आत्मा की खिड़कियाँ खुल रही हैं, वो सौंदर्य में खोते जा रही थी। उसे लगा कि वह ईश्वर के बहुत निकट है। इतना शांत वातावरण था, इतना अच्छा वातावरण, इतनी प्राकृतिक सुंदरता, और उनके होंठों पर वही प्रार्थना आने लगी जो उन्होंने सुबह सुबह नेपाली लड़की से सुनी थी, साना साना हाथ जोड़ी। इसके बाद आगे की ओर बढ़ी तो जब गाड़ी जा रही थी, उनकी जीप जा रही थी, तो एक जगह पर वो मंत्रमुग्ध हो गई। वो देखकर क्या देखा उन्होंने, दृश्य क्या था, देख रहे हैं आप, ये एक युवती है, सिक्किम गंगटोक की जो सिक्किमी युवती है, पहाड़ी युवती है, औरत है, और क्या कर रही है, पत्थर तोड़ने का काम कर रही। क्यों तोड़ रहे हैं ये पत्थर, ये रास्ता बना रहे हैं उन सैलानियों के लिए, उन पर्यटकों के लिए, हमारे जैसे पर्यटक जो हर दिन हर वर्ष यहाँ आते हैं, उनके लिए रास्ता बनाने का कार्य यहाँ पर हो रहा है। तो मंत्रमुग्ध थी वो, तो आगे अचानक से उनकी दृष्टि पड़ी, वो मंत्रमुग्ध थी यहाँ प्रकृति को देखकर, वो खो गई थी। लेकिन अचानक से उनका जो खो गई थी वो वापस से आ गई। और जब कैसे वापस आ गई, जब उन्होंने उस पहाड़ी औरत को पत्थर तोड़ते हुए देखा कि कितना मतलब मेहनत का काम कर रही हैं, और बोला है कि काया कोमल थी पर हाथ में कुदाल और हथौड़े। वहाँ सिक्किमी जो युवतियाँ और औरतें होती, बहुत ही जो उनका रंग होता है बहुत गोरा, बहुत नाजुक सी, लेकिन बहुत ही मेहनत के कार्य करती। तो ये देखकर लेखिका जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई थी और एक प्रकार से चीख पड़ी। वहाँ पर फिर उन्होंने देखा कि जो युवतियाँ थी, औरतें थी, वो कार्य कर रही थी पत्थर तोड़ने का, और कईयों की पीठ पर आप देख सकते हैं जैसे डोको, इसे डोको बोला जाता है। ये डोको है, बड़ी सी टोकरी है, इस पर वो चाय की पत्तियाँ भी तोड़ तोड़ के डालती हैं, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो घर में नहीं छोड़ सकती हैं, तो उन्हें अपने साथ में इस प्रकार से वो लेकर चलती हैं। ये डोको आप देख सकते हैं किस प्रकार टोकरी है। अब इसके बाद उन्होंने देखा कि वो कितने, देखो रास्ता बनाने के लिए किस प्रकार से ये सब युवतियां हैं, ये औरतें हैं जो पत्थर तोड़ने का काम कर रही हैं।
पूरी ताकत से वो कुदाल ज़मीन पर मारती थी। मतलब इतना मेहनत का कार्य। इसका देखिए आप, ये हथौड़ा आप देख सकते हैं, ये कुदाल हाथ में देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरह से पत्थर तोड़ के उसको एकत्रित करने कार्य कर रही हैं। तो क्या बताया कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी ने बताया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, रोड बनाने का कार्य हो रहा है, कर्मचारी ने बताया कि इस सड़क को चौड़ा करने के लिए श्रमरत है, श्रम कर रही है। कौन सा श्रम कर रही है? सड़क को चौड़ीकरण के लिए। तो यहाँ पर लेखिका को एक बोर्ड की भी याद आ गई। उन्होंने एक बोर्ड देखा था रास्ते में चलते, जिस पे लिखा था एवर वंडर्ड हु डिफीड दैट टू बिल्ड दीज रोड्स। उन लोगों के लिए लिखा जो बहुत मेहनत करते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। तो बहुत कठिन कार्य है। लेखिका ने बोला कि लेखिका को सिक्किम सरकार का वह बोर्ड याद आया और ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया। चूँकि आप देख रहे हैं कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे काम करते समय कई बार मौत का, जान जाने का भी खतरा पूरी तरह से रहता है। इसके बाद ये चीज़ जब उन्होंने उन युवतियों को, उन महिलाओं को देखा तो उन्हें पलामू, लेखिका को पलामू छत्तीसगढ़ और गुमला के जंगलों की याद आ गई कि यहाँ पर भी जो आदिवासी युवतियाँ हैं वो भी बहुत ही मेहनती कार्य करती हैं। किस प्रकार से उन्हें याद आ गई कि देखें, आप देख रहे हैं ये आदिवासी युवतियाँ हैं छत्तीसगढ़ से, तो यहाँ युवतियाँ पीठ पर बच्चे बांधकर बन बन डोलती पत्तों की तलाश करती हैं। वो जो तेंदुए के पत्ते होते हैं उसकी तलाश करती हैं वहाँ पर, और उनके साथ, क्योंकि बच्चे को वो घर नहीं छोड़ सकती, इसलिए उन्हें इस प्रकार से देख सकते हैं आप साथ में लेकर चलती हैं। तो वो उन्हें याद आ गया क्योंकि वो वहाँ पर भी घूमी हुई थी। स्वाभाविक बात है। आप देख सकते हैं कैसे जलेबी की तरह टेढ़े टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। और जीप फिर से ऊंचाइयों पर चढ़ने लगी। देख सकते हैं आपकी हेयर पिन बेंट, ये देखिए किस प्रकार से, जैसे हेयर पिन होती है ना, हेयर पिन, ये किस तरह से मुड़ा हुआ है रास्ता, ये जैसे हेयर पिन मुड़ी रहती है उस प्रकार से। तो इनको बोला जाता है हेयर पिन बेंट। पर कुछ पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, पहाड़ी बच्चे दिख रहे हैं आपको, और वो क्या कर रहे थे? लिफ्ट मांग रहे थे रास्ते में, क्योंकि वहाँ पर आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं है और हमारे यहाँ जैसे आसानी से बच्चों के लिए बस मिल जाती, वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। फिर जितेंद्र ने बताया कि यहाँ स्कूल बस की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बच्चे इस प्रकार से या तो पैदल ही जाते हैं और दूर दूर से पढ़ने आते हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल भी बहुत सारे नहीं हैं। नीचे तराई में एक ही स्कूल है और दूर दूर से बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। वो सिर्फ पढ़ते ही नहीं, अपनी माँओं के साथ मवेशी चराते हैं, पानी भरते हैं और लकड़ियों के गट्ठर भी धोते हैं। तो वहाँ के बच्चे मतलब बचपन से ही कितने मेहनत कश हैं। शुरुआत में ही हमने देखा है कि मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। इसके बाद रास्ता, चूँकि वहाँ पहाड़ियों को काट कर रास्ता बताया गया, तो स्वाभाविक है कि बहुत चौड़ा रास्ता तो नहीं मिलता, तो सकरा रास्ता है। तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक के पीछे एक जीप इस प्रकार से खड़ी हुई है। तो आगे रास्ता सकरा हो रहा था, बस केवल एक जीप जितनी चौड़ाई, मतलब उतना ही चौड़ा था कि एक जीप जा सकती है या एक आ सकती है। ज़रा संतुलन बिगड़े, इसलिए जगह जगह चेतावनी देते बोर्ड, चला धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे बोर्ड दे ताकि लोग आराम से चलाएं और कोई दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। इसके बाद जो समय जो है ढलने लगा, ढलते सूरज की रोशनी, अब चूँकि सारा दिन हो गया था उनको चलते चलते, चाय के बागानों पर पड़ रही थी। चाय के बागान पर जो ढल रहा था सूरज की रोशनी पड़ रही थी और कई युवतियाँ बोकू पहने, देख रहे हैं आप, ये बोकू है ना, ये पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। देख रहे हैं आप, चाय का बागान है और डोकू में ये पत्तियाँ तोड़ के रख रही हैं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। तो कितनी वो सुंदर युवतियाँ वहाँ की, सिक्किम की जो महिलाएं बड़ी सुंदर गोरी है ना, तो वो बड़ी, उनका चेहरा सुंदर गुलाबी सा दिखाई दे रहा था और लेकिन बहुत ही मेहनत का कार्य कर रही थी। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से बोकू पहना हुआ है। सर्दी काफ़ी होती है वहाँ पर, इसलिए ऐसा पहनना बहुत आवश्यक होता है। तो एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था, जिस तरह से देखते हैं, और बड़ी खुशी से चीख पड़ी लेखिका ने जब देखा, क्योंकि कितना सुंदर नीला आकाश, हरी हरी पत्तियाँ और लाल रंग का ये बोकू उन्होंने पहना हुआ है। तो लाल चटक रंग का बोकू पहन रखा था, सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग, ऐसी इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि लेखिका खुशी से चीख पड़ी। इसके बाद जब यात्रा से रात हो गई करते करते, तो एक पड़ाव लायुंग में उन्होंने पड़ाव लिया, वहाँ पर ठहरी। वहाँ पर एक छोटी सी शांत बस्ती थी तिस्ता नदी के किनारे, और लकड़ी के छोटे से घर में वो सब ठहरे हुए थे, क्योंकि उनका जो मंजिल थी वो तो यूमथांग थी, वहाँ पहुँचना था। लायुंग जो है वो समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। कितना ऊंचा आप सोच समझ सकते हैं, 14,000 फीट। पर आशा के विपरीत यहाँ पर भी बर्फ़ देखने को नहीं मिली। यहाँ भी वो चाहत तो लेखिका की बर्फ़ देखने की थी, पर यहाँ पर भी नहीं मिली।
तो एक सिक्किमी युवक ने बताया यहाँ से 500 फीट ऊपर कटाव में बर्फ़ मिल सकती है। कटाव नामक स्थान, वहाँ पर आपको बर्फ़ ज़रूर मिल सकती है। यहाँ से 500 फीट और ऊपर है। 14,000 फीट और ऑलरेडी आ चुके थे पहले ही, अब 500 फीट और ऊपर जाना था तब उन्हें बर्फ़ वहाँ पे मिल सकती थी। कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, जो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है। कटाव का रास्ता खतरनाक था और रास्ते में धुंध और बारिश भी थी। जीप जैसे बादलों को चीरकर निकल रही थी। खतरे के एहसास ने सभी को मौन कर दिया था। केवल सैलानियों के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। अब कैसा रास्ता था? खतरनाक रास्ता था। रास्ते में धुंध थी, बारिश थी, तो जो ड्राइवर है चलाने वाला, उसे भी नहीं पता कि वो कैसे क्या जा रहा है, और ऐसा लग रहा था कि बादल को चीर कर जो है वो बस निकल रही है। इसलिए सभी को डर था, खतरा था कि कहीं गाड़ी बहक ना जाए। इसलिए सब एकदम शांति से बैठे हुए थे, सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और सिर्फ सांस लेने की, सैलानी जो यात्री थे, तो पर्यटक थे, उनकी सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी तो सन्नाटा भी टूटा। जब हम भी देखते हैं, जब हमारे सामने समस्या हट जाती है तो अपने आप मुंह से बोल निकलने लगते। तो जब धुंध छट गई और रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा तो सन्नाटा भी टूट गया, बातें करने लगे लोग आपस में। तो नारगिन ने क्या कहा? उत्साहित होकर कहा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मणि ने प्रतिवाद करते हुए कहा, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। तो ये बोला उन्होंने कि बहुत सुंदर भी है और कटाव, और इतनी ऊंचाई पर भी है। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, कटाव रास्ता यहाँ से दिख रहा है और दोनों तरफ बर्फ़। कटाव के निकट पहुँचने पर पहाड़ों पर कहीं कहीं बर्फ़ नज़र आने लगी। थोड़ा आगे चारों तरफ और बर्फ़ मिली। सबके मन प्रसन्न होते क्योंकि सभी बर्फ़ देखने आए थे। जितेन तो मारे झूमकर गाने लगा, तिम्रो माया सेंधे मलाई सताऊच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता। तो वो खूबसूरती, वो सुंदरता देखकर एक प्रकार से आंसू आ गए उसके जितेन नारगे की आंखों में। लेखिका भी झूमना चाहती थी, बर्फ़ में धंसना चाहती थी, पर उनके पास लंबे जूते नहीं थे। बर्फ़ में पहनने के लिए लंबे जूतों की आवश्यकता होती है, नहीं तो पैर बर्फ़ में धंस सकते और दुर्घटना भी हो सकती है। तो वो नहीं थे, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकती। और आसपास कोई दुकान भी नहीं थी। सबसे मुख्य बात कटाव की कि वहाँ पर कोई दुकान नहीं थी, और उसी वजह से बर्फ़ का वहाँ पर मिल पाना संभव हुआ, क्योंकि प्रदूषण बिल्कुल नहीं था जहाँ से वे किराए से ले सकें। लेखिका को लग रहा था कि यही वह विभोर कर देने वाली दिव्यता है जहाँ हमारे ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी। लेखिका को लग रहा था कि यही वह विभोर कर देने वाली दिव्यता है जहाँ हमारे ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी। जीवन के सत्य और सर्वे भवन्तु सुखिन जैसे मंत्र को पाया होगा। मणि कह रही थी कि ये हिमशिखर हमारे जल स्तंभ हैं। प्रकृति किस नायाब तरीके से सारा इंतजाम करती है। वह सर्दियों में बर्फ सहेज कर, गर्मियों में जलधारा बनकर प्यास बुझाती है। कृतज्ञता से माथा नवाकर कहा, जाने कितना ऋण है इन नदियों पर का हम सब पर। कुछ आगे फौजी छावनियां दिखाई पड़ी। चीन सीमा थोड़ी ही दूरी पर है, ऐसा जितेन नारगे ने बताया। लेखिका ने एक फौजी से कहा, इस कड़कड़ाती ठंड में आपको तकलीफ होती होगी। उसने एक उदास हंसी हंसकर कहा, आप चैन से सो सकें इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। कितनी गहरी बात कही है कि पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि पूरा देश अच्छे से सो सके चैन से, वो यहाँ पर दिन रात ऐसी तकलीफ भरे स्थान पर जागते रहते हैं। इसके बाद आगे, और चूँकि जितेन नारगे ने तो गाइड है और उनका काम ही था कि वो सारी महत्वपूर्ण जो स्थान है वो उन्हें बताएं। तो बताया कि नारगे ने क्या बताया कि एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं, वो दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार से आपको। गुरु नानक की तस्वीर, गुरु नानक की थाली से कुछ चावल छिटक कर जहाँ गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। ये जैसा दिख रहा है चावल की खेती। खेदुम नामक स्थान भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, और कहते हैं कि यहाँ देवी देवताओं का वास है। पहाड़ी लोग बहुत ही मानते हैं ईश्वर को, और कहते हैं कि यहाँ जो भी गंदगी करता है वह मर जाएगा, ऐसा उनका मानना है। इसलिए यहाँ पर आपको साफ सफाई दिखाई देगी, गंदगी नहीं है, हरियाली दिखाई देगी, सुंदरता दिखाई देगी। ये लोग पहाड़, नदी आदि झरने की पूजा करते हैं, उन्हें गंदा नहीं करते हैं, ये उनकी मान्यता। क्योंकि अगर गंदा करेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो मर जाएंगे। जितेन बहुत प्रकार की जानकारियाँ दिए जा रहे थे, और लेखिका किस प्रकार से गहरी सोच में थी, डूबी हुई थी।
कह रहे हैं रास्ते अभी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज जारी है। मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम तो सौंदर्य है। धन्यवाद। तो ये था हमारा पाठ साना साना हाथ जोड़ी, इसका छोटी सी प्रस्तुति हमारे सामने।